होते हैं बलिदान कई जब देश खड़ा होता है। होते हैं बलिदान कई जब देश खड़ा होता है। अपने जीवन से भी बढ़कर देश बड़ा होता है। जी हाँ, जीवन से बड़ा देश है, माटी है, मातृभूमि है, भारत माँ है। और इसी उद्देश्य और इसी समर्पण के साथ जब भारत का सैनिक लड़ता है तो वो शौर्य की ऐसी गाथाएं लिखता है जिसको दुनिया याद करती है। जहाँ दुनिया में युद्ध प्रोफेशनल तरीके से लड़े जाते हैं और सैनिक भी देश के लिए हायर किया गया एक ऐसा कर्मचारी है जिसका काम देश के लिए लड़ना है। देश के लिए लड़ना हमारा काम नहीं है, हमारे लिए जीवन मरण और हमारी प्रतिष्ठा का, मातृभूमि की रक्षा का प्रश्न है। और इसीलिए ऐसी शौर्य की गाथाएं मिलती हैं जिसको सुनकर देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। बात आज कर रहे हैं, बात को समझो में 1962 के भारत और चीन के युद्ध की। जी हाँ, ऐसा युद्ध जिसकी हार ने, जिसमें पिछड़ जाने के गम ने, हिंदी चीनी भाई भाई के धोखे ने, पंचशील के विस्मृत भ्रम ने हमें ऐसी शर्मिंदगी दी जिससे उबर पाना बड़े लंबे अरसे तक बहुत मुश्किल रहा। लेकिन इसी शर्म, धोखे, पिछड़ने और हार के गम के बीच कुछ ऐसी शौर्य गाथाएं हैं जो हमारे सीने को चौड़ा रखती हैं और मस्तक को ऊंचा, और वो बताती है कि भारत भारत क्यों है और भारत माँ के वीर सपूत असल में किस माटी के बने। जी हाँ, 1962 के युद्ध में ऐसी कई सारी शौर्य गाथाएं हैं जो उस युद्ध में जो कुछ भी हुआ उसकी शर्म को छुपाने और मिटाने के लिए भारी पड़ते हैं, काफ़ी पड़ते हैं। और हमें ये हौसला देते हैं कि 62 हमारे लिए केवल एक पड़ाव है और उससे आगे देश अब 2025 में भी पहुंचा है। और उसके बाद कई सारे युद्धों में, चाहे 65 का पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे उसके बाद 71 में बांग्लादेश का बन जाना हो, चाहे करगिल की लड़ाई हो और चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, इन शौर्य गाथाओं में उन वीर सैनिकों का जो लहू बारूद बनकर भरा गया है, वो वीर सैनिक कौन थे, उसको अगर हम विस्मृत कर देंगे तो फिर हम देश के साथ, उनकी इस राष्ट्रभक्ति के साथ न्याय नहीं करेंगे। क्योंकि कहा यही जाता है ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान। और उस निशान को याद करके जब तक हम अपनी गलतियों से सबक नहीं लेंगे, तब तक हम इस देश को उतना ही महान बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। 62 के युद्ध की याद इसलिए, 18 नवंबर 1962 की जो तारीख है, बड़ी ऐतिहासिक तारीख है, याद किया जाने वाला दिन है। और 18 नवंबर 1962 कहते ही दो बड़े नाम हमारे जहन में उभरते हैं। पहला है रेजांग ला और दूसरा है मेजर शैतान सिंह। ये दोनों नाम हमारे रोमकूपों की सिहरन को उस स्तर पर ले जाते हैं जिस दृश्य की परिकल्पना करना भी लोगों के लिए मुश्किल है कि चंद सैनिकों के साथ कैसे हजारों सैनिकों की फौज से लड़ाई लड़ी जाती है और कैसे दुश्मन के हौसले को पस्त किया जाता है। बंदूक नहीं है, कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, -25 डिग्री से भी नीचे का तापमान है, लेकिन हौसला गर्म है, हौसला बुलंद है। और हौसले की उस अलख को जगाकर ही इतनी ठंडी बर्फीली वादियों में भी भारत के तिरंगे के सम्मान को, लाज को रखने के लिए वो सारे सैनिक देश पर न्यौछावर हो गए, जिसकी टुकड़ी का नेतृत्व वो बहादुर वीर मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। और मैं इस बात को समझो में, इस कहानी को सुनाते वक्त और ज़्यादा भावुक और उस कहानी के किरदारों से अपने आप को और ज़्यादा करीब इसलिए भी पाता हूँ कि मैं खुद उस रेजांगला नाम की जगह पर गया हूँ। मैंने उस जगह को देखा है, वहाँ पर पसरी हुई भावनाओं को और उस वहाँ की मिट्टी में जो उनका लहू समाया होगा हमारे वीर सैनिकों का, उसको मैंने साक्षात वहाँ पर जाकर महसूस किया है। जहाँ लद्दाख का वो क्षेत्र उस लड़ाई की वजह से अमर हो गया है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इस पूरी लड़ाई का जो केंद्र है, जो कर्मभूमि है उन योद्धाओं की, रेजांगला नाम की, वो रेजांगला क्या है। दरअसल रेजांगला लद्दाख के चुशुल सेक्टर में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है। ला का मतलब दर्रा ही होता है, जैसे नाथू ला, चांग ला, खारदुंग ला, तो ला का मतलब दर्रा होता है। तो रेजांगला लद्दाख के चुशुल सेक्टर में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इस दर्रे का भारत के सैन्य इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और 1962 के ही भारत चीन युद्ध जिसका मैं जिक्र कर रहा था, यहीं पर भारतीय सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में अदम्य साहस का और पराक्रम का परिचय दिया था। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा सर्दियों में बर्फ की
चादर से पूरी तरह ढक जाता है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -25 से लेकर -40 डिग्री के बीच तक चला जाता है। जी हाँ, इतनी ज़्यादा ठंड और इतनी ज़्यादा बर्फ़ वहाँ पर जम जाती है कि वहाँ पर इंसान के लिए रहना मुश्किल है, लड़ना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए अब ये जो जगह है रेजांग ला, इसको समझ लेने के बाद ये जानने की कोशिश करते हैं कि 18 नवंबर 1962 के उस ऐतिहासिक दिन हुआ क्या था। बात को समझते हैं। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान 18 नवंबर 1962 के दिन लड़ी गई रेजांग ला की लड़ाई पूरी दुनिया के सैन्य इतिहास की सबसे वीरतापूर्ण सैन्य लड़ाइयों में से एक मानी जाती है। उस दिन की पूरी कहानी को जानते हैं, बात को समझते हैं। 18 नवंबर 1962 की वो रात बेहद सर्द थी। पारा -25 के करीब पहुंच चुका था। भारत की सेना लद्दाख को बचाने के लिए रेजांग ला पर तैनात की गई थी। चीन का आक्रमण हो चुका था। चीन पीठ में छुरा घोंप चुका था। चीन ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे की आड़ में अपने सैनिकों को टिड्डी दल की तरफ भारत की सीमा के पार धकेलना शुरू कर दिया था। और चीन के लिए रेजांग ला का दर्रा इसलिए महत्वपूर्ण था कि अगर चीन इस दुर्गम दर्रे को पार करने में सफल हो जाता तो पूरे लद्दाख पर अपना कब्जा कायम कर सकता था। इसीलिए रेजांग ला वो दरअसल लकीर थी, वो जगह थी, वो दर्रा था जिसके उस पार लद्दाख और इस पार चीन के सैनिक, लेकिन उनके बीच में एक वीर खड़ा था जिसका नाम था मेजर शैतान सिंह, जिसके नेतृत्व में 13 कुमाऊं बटालियन की एक कंपनी को यहां तैनात किया गया था। इस बटालियन में अधिकतर सैनिक हरियाणा के थे। जी हां, हरियाणा के सैनिक थे जो इस कुमाऊं बटालियन में शामिल थे। इन्हें जिंदगी में पहले कभी इन्होंने बर्फ तक नहीं देखी थी। सोचिए, आज जब भारत की सेना इतनी आधुनिक हो चुकी है कि एक्लेमेटाइज किया जाता है, -40 से लेकर +40-45 डिग्री तक राजस्थान की तपती रेत तक का उनको अनुभव दिया जाता है। उनको इन जगहों पर धीरे धीरे उस वातावरण में ढालने के बाद उस तरह के युद्ध के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन वो ज़माना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और वो दुनिया में एक अलग छवि कायम करने की जो अपनी उनकी विचार थी, उसमें शायद इस बात को भूल गए कि पड़ोस में किस तरह का एक दुश्मन बैठा है जो किसी भी तरीके से भारत की इस ज़मीन पर कब्जा करने के लिए अपनी गिद्ध दृष्टि लगाए बैठा है। तो वहाँ हरियाणा के ऐसे सैनिक भेजे गए थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बर्फ़ कभी नहीं देखी थी। और इन सैनिकों पर भीषण सर्दी में युद्ध करने के लिए कोई किसी तरह का प्रशिक्षण भी इनको नहीं दिया गया था। ना इनके पास कपड़े जूते उस तरह के थे जो इतनी सर्दी में पहने जा सकें, सर्दी से उनकी रक्षा कर सकें। इतना ही नहीं, इन सैनिकों को जो हथियार दिए गए थे वो भी आधुनिक नहीं थे। लेकिन रात के करीब 3-3:30 बजे का वक्त था उस वक्त, जब पूरा पहाड़ी इलाका शोर से गूंज गया और ये आवाज़ थी चीन के टैंकों की और चीन के दौड़कर इस तरफ आते हुए उन सैनिकों की जो रेजांग ला पर कब्जा कर लद्दाख की ओर बढ़ना चाहते थे। सामने से चीनी सैनिक रेजांग ला पर चढ़ते चले आ रहे थे। भारतीय जवानों ने जवाबी फायर किया। एक एक करके वहां तैनात हर प्लाटून से यह खबर आने लगी कि उनकी ओर सैकड़ों की संख्या में चीनी सैनिक चले आ रहे हैं। चीनी सैनिकों की कुल संख्या 5000 से भी ज्यादा थी, जबकि दूसरी तरफ भारतीय सेना के महज 124 जवान मोर्चा ले रहे थे। जी हाँ, 5000 भी एक अंदाजे का आंकड़ा है, ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन हज़ारों की संख्या में चीनी सैनिक तय है। और वो कोई 500 या 1000 नहीं, कम से कम 5000 से 8000 के बीच में ऐसे सैनिक रहे होंगे, ऐसा हमें जो दर्ज है किताबों में, इतिहास में, उसमें मिलता है। लेकिन आप दूसरी तरफ का आंकड़ा सोचिए, केवल 124 जवान। मेजर शैतान सिंह ने आदेश दिया कि जैसे ही चीनी फायरिंग रेंज में आए उन पर फायरिंग शुरू कर दो। भारतीय जवानों ने चीनियों पर LMG और मोर्टार से हमला करना शुरू कर दिया। मतलब जो लाइट मशीन गन्स उनके पास उस जमाने में थी, उसी से उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। बहुत कम संख्या में होने, भारतीय सैनिक बहुत कम संख्या में थे, बहुत कम संख्या में होने और 16000 फीट की ऊंचाई पर तैनात होने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने असाधारण शौर्य, दृढ़ संकल्प और साहस का परिचय दिया। उन्होंने चीनी सेना को भारी क्षति पहुंचाई। हालांकि आखिर में वो चारों ओर से घिर गए और वीरगति को प्राप्त हुए। इस भीषण संघर्ष में 114 भारतीय जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। इन वीर सैनिकों ने चीन के 1300 से ज्यादा जवानों को मार गिराया था और 3000 से अधिक चीनी सैनिकों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इसी प्रबल प्रतिरोध ने चीनी सेना की अग्रिम पंक्ति को काफी देर तक रोके रखा और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चुशुल सेक्टर की रक्षा में अहम भूमिका निभाई। ये लड़ाई
भले ही दुखद रही हो, लेकिन यह भारतीय सेना की अदम्य भावना, दृढ़ता और देशभक्ति का अद्वितीय प्रतीक बन गई और मेजर शैतान सिंह के असाधारण नेतृत्व के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो कि सर्वोच्च सैन्य सम्मान होता है। इसी बटालियन के 8 अन्य जवानों को वीर चक्र, 4 को सेना मेडल व 1 को मेंशन इन डिस्पैच का भी सम्मान प्रदान किया गया था। रेजांगला की लड़ाई की विरासत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है और यह संदेश देती है कि भारत के सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटते। कितनी खतरनाक वो लड़ाई थी, उसके कुछ दृश्य जब हम पढ़ते हैं किताबों में और जो अब सामग्री उपलब्ध हो चली है डिजिटल माध्यमों पर, तो हमको समझ में आता है कि उन वीर सैनिकों ने किस तरीके से आखिरी समय तक मोर्चे पर डटे रहकर भारत माँ की रक्षा की। भीषण युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह की बाह में एक टुकड़ा गिर गया था बम का, जिसको शेल कहा जाता है। धातु का एक टुकड़ा उनकी बाह में घुस गया और इसके बाद भी वो पट्टी करवाकर अपने सैनिकों का नेतृत्व करते रहे। लड़ाई भीषण होती जा रही थी। इस बीच उनके पेट पर एक पूरा बड़ा बम का जो धमाका उसका टुकड़ा होता है वो आकर लगा और बहुत ज़्यादा खून बह जाने के कारण मेजर शैतान सिंह अत्यधिक घायल हो गए और बार बार बेहोशी की हालत में चले जा रहे थे। इस युद्ध का हिस्सा रहे ऑनरेरी कैप्टन सूबेदार रामचंद्र यादव ने एक साक्षात्कार में बताया है कि घायल मेजर शैतान सिंह ने जो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था उसकी बात कहकर उनकी बेल्ट खोलने के लिए कहा अपने साथी को। जब सूबेदार रामचंद्र ने मेजर शैतान सिंह की कमीज में हाथ डाला तो उनकी सारी आंतें बाहर आ चुकी थी। ये देखकर उन्होंने मेजर शैतान सिंह की बेल्ट नहीं खोली, क्योंकि अगर वो कुछ ऐसा करते तो पूरी आंतें ही निकलकर बाहर आ जाती। सोचिए कितने गंभीर रूप से वो घायल थे। जो एक बम धमाका हुआ था उसके जो टुकड़े आकर, जो बर्स्ट कहते हैं, वो बर्स्ट आकर उनके पेट में लग गया था। और जब उन्होंने दर्द की वजह से बेल्ट खोलने के लिए कहा और ऐसा कर प्रयास करने जब गए ये रामचंद्र जी, तो उनको पता लगा कि सारी आंतें बाहर आ चुकी हैं। इसी साक्षात्कार में सूबेदार रामचंद्र यादव ने बताया है कि टूटती सांसों के साथ भी मेजर शैतान सिंह ने कहा था कि मेरा एक कहना मान लो, तुम बटालियन में चले जाओ और सबको बताओ कि कंपनी इस तरह से लड़ी है, मैं यहीं मरना चाहता हूँ। इसका मतलब उन्होंने रामचंद्र जी को इसलिए कहा उस युद्ध के मैदान से चले जाने के लिए, ताकि कोई तो हो जो मरने वालों की इस तरह की शौर्य गाथा को सुना सके। क्योंकि सच्चाई ये भी है कि नवंबर में जब ये लड़ाई हुई उसके बाद वहाँ ठंड और बढ़ती चली गई, बर्फ़ जम गई, और जब चीन ने युद्ध विराम कर दिया था और इसी तरह की घटनाएं थी जिसने मजबूर किया चीन को कि जितना वो चाहता है उतना कब्जा नहीं कर पाएगा। भारत की सेना लड़ रही थी, तवांग तक वो उधर आए थे, अरुणाचल में वो अलग लड़ाई चली। इस सब को देखते हुए जब चीन ने युद्ध विराम किया और वहाँ बर्फ़ जम गई, तो बहुत लंबे अरसे तक ये मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों की जो लाशें थी जो वहाँ शहीद हो गए थे वो भी पता नहीं चली, वो बर्फ़ में दब गई थी। जब बाद में जनवरी फरवरी के आसपास कोई गांव वाले और चरवाहे वहाँ गए, तब उनको पता लगा कि एक जो नाला था जिसके अंदर बैरक जैसा बनाकर वो लड़ाई लड़ रहे थे उसमें कितनी सारी लाशें पड़ी हुई हैं, और तब जाकर पूरा खुलासा हुआ और ये लोग वहाँ पर इस तरीके से लड़ाई लड़ी थे, पूरी कहानी सामने आई। इस तरह की दास्तान ही हमको बताती है कि भारत एक महान राष्ट्र क्यों है, उसकी संप्रभुता अक्षुण्ण क्यों है, क्योंकि मेजर शैतान सिंह जैसे सपूत इस भारत की धरती पर जन्म लेते हैं, जो अपनी जान की परवाह किए बिना मात्र 124 सैनिकों के साथ उस हौसले से हजारों सैनिकों से लड़ते हैं। जो चीनियों के पास संख्या थी, हथियार थे, योजना थी, कुटिल चालें थी, लेकिन उनके पास नहीं थे। तो मेजर शैतान सिंह और उनके साथियों जैसा हौसला। एक दुखद कहानी भी हमको लगातार पढ़ने को मिलती है इस दौरान कि इतने लंबे अरसे बाद भी मेजर शैतान सिंह को उनकी पेंशन भी ठीक से नहीं मिली। और ये वो दर्द भरा किस्सा है जो हमें ये बताता है कि इस तमाम शौर्य के बावजूद भारत की व्यवस्था में किस तरह की कमियां हैं, खामियां हैं, जो इस तरह के वीर सपूत के साथ भी वैसा न्याय नहीं कर पाती जैसा होना चाहिए। और इसलिए इस तरह के किस्से, इस तरह की जानकारी, इस तरह की शौर्य गाथाएँ, मैंने जब कैलेंडर देखा और मैंने देखा कि 18 नवंबर की तारीख अनकरीब है और मैं पढ़ ही रहा था, और मुझे जब मैं वहाँ गया था लद्दाख के इस हिस्से में, चुशूल में, और मैंने ये जगह रेजांगला जहाँ लड़ाई हुई वहाँ तो स्मारक भी बना हुआ है बाकायदे, वो स्मारक भी देखा। और मैं गया था मई जून के समय जब गर्मी होती है, तब मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, तमाम कपड़े, इनर, स्वेटर, जैकेट, कंटोपा पहनने के बाद भी
तो मेरे लिए कल्पना करना मुश्किल था कि नवंबर की भीषण ठंड में -25 डिग्री में वो सारे जवान मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में उस जगह पर कैसे लड़े होंगे। इन सभी जवानों को सलाम करते हुए यही प्रार्थना है कि इस तरह के जवान न केवल देश की रक्षा करें पर उनके लिए उस सारे साधन, सुविधाएं, तकनीक भारत जुटाए और हम कोशिश यही करें कि वीरगति को प्राप्त होने की बजाय वो दुश्मन को उस तरह का सबक सिखाते चलें। हम हकीकत फिल्म के उस गाने को ही याद कर सकते हैं जो कहता है कि कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ऐसा ही कुछ कहते हुए मेजर शैतान सिंह उस दिन लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।